गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 3 एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स का सेविंग फंक्शन। इससे पहले वाली क्लास में हमने कंजम्पशन फंक्शन के बारे में पढ़ा था। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी, आप वहाँ पर जाकर उसको देख सकते हैं। सो आज का टॉपिक है सेविंग फंक्शन। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि सेविंग फंक्शन होता क्या है। सो सेविंग फंक्शन बेसिकली फंक्शनल, जैसे हमने कंजम्पशन फंक्शन में भी किया था, कंजम्पशन फंक्शन शोज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन। सो वैसे ही यहाँ पर सेविंग फंक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है। सेविंग फंक्शन शोज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन आपकी सेविंग एंड national income. So how we can define like this. Saving function shows the functional relationship between saving and national income. अगर इक्वेशन की फॉर्म में मैं बोलूँ तो हम इसको कैसे लिखेंगे। सो S इज इक्वल टू एफ वाई। सो हेयर S स्टैंड्स फॉर सेविंग, F स्टैंड्स फॉर फंक्शनल रिलेशन एंड Y स्टैंड्स फॉर नेशनल इनकम। गॉट इट। सो अब इसका हम टेबल कैसे बनाते हैं, टेबल एंड डायग्राम कैसे बनाएंगे सेविंग फंक्शन का। टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हम 3 कॉलम बनाएंगे। फर्स्ट कॉलम इज इनकम, देन कंजम्पशन एंड देन सेविंग। सो व्हाट इज योर इनकम? सेम हम वही जो हमने अब तक लेते आ रहे हैं इनकम वही लेंगे। 0, 100, 200, 300, 400, 500 एंड 600। कंजम्पशन भी हम सेम लेंगे 40। भले ही आपकी इनकम 0 हो बट आपका कंजम्पशन 0 नहीं होता। यू हैव टू कंज्यूम समथिंग, ऑटोनोमस कंजम्पशन जिसको हम बोलते हैं, फॉर योर सर्वाइवल। 200, 280, 360, 440, 520। गॉट इट। हाउ यू कैन कैलकुलेट योर इनकम। सो इनकम इज व्हाट? अगर मैं अपनी इनकम में से कंजम्पशन को माइनस कर दूं, so what I get my saving. So this is your income and this is your consumption. So income 0 है, consumption 40, so saving is minus 40. Income is 100, consumption is 120, so saving is minus 20. यानी अपनी माइनस का मतलब ये है कि आप अपनी सेविंग में से ही कुछ पार्ट को खर्च कर रहे हैं, यानी डिस सेविंग जिसे हम बोलते हैं। Your income is 200, consumption is 200, so that is called saving is 0 and that point is called break even point. Break even point या फिर हम बोल सकते हैं saving is equal to 0. 300 आपकी इनकम है, 280 आपका कंजम्पशन, so you save 20. 400 is your income and 360 is your consumption, so you save 40 rupees. 500 is your income, 440 is your consumption, so you save 60. Then 600 and 520, so you save 80. Now diagrammatically हम इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे? Like this. This is your x axis, this is your y axis. So आपको यहाँ पर सेविंग दिखाना है तो y axis पर आपको सेविंग लेना है। इनकम is 0, 100, 200, 300, 400, 500 एंड 600। गॉट इट। कंजम्पशन सेविंग है आपका, सेविंग तो आपको 20-20 का गैप ले लेंगे। 20, 40, 60 एंड 80 एंड माइनस में भी -20 एंड -40। सो योर इनकम इज 0 एंड सेविंग इज -40। 0 पर आपका -40 आप यहाँ पर प्लॉट करेंगे। 100 पर 20 माइनस का, सो आप यहाँ पर प्लॉटिंग करेंगे। 200 पर दिस 20 एंड 100 पे 300 पर आपका जो है वो है 20, सो दिस वन। 400 पर 40, 500 पर 60 एंड देन 600 per 80. So join all the points
So this is point is called BEP, break even point, या सेविंग इज इक्वल टू 0 भी बोल सकते हैं. इस पॉइंट को आपने सपोज नाम दे दिया R. दिस इज योर सेविंग. सो दिस पोर्शन इज कॉल्ड डिस सेविंग. Got it? So this is the way how you can represent your saving curve. Now important observations क्या हैं इसकी. So important observations की अगर हम बात करें तो important observations में from saving schedule and saving curve क्या क्या इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस आपको आई हैं वो आप जो है इस पे डिफाइन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे. सो सबसे पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट इज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सेविंग कर्व. सो आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पर बना के दिखा देती हूँ. हमने जो बनाया था वो ये कुछ इस तरीके से था ना, ऐसे. ठीक है, यही था हमारा सेविंग. तो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सेविंग कर्व क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ जो आपका सेविंग कर्व है, पॉइंट जो एस है, वो कहाँ पर स्टार्ट हो रहा है? वो वाई एक्सिस से स्टार्ट हो रहा है, इंडिकेटिंग दैट देयर इज अ नेगेटिव सेविंग. बिकॉज ये आपका जीरो एक्सिस था, ये एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस. वाई एक्सिस से आपका सेविंग कर्व स्टार्ट होता है. सो वाई इट इंडिकेट्स व्हाट? इट इंडिकेट्स, बिकॉज ये नेगेटिव सेविंग था आपका, सो इट इंडिकेट्स नेगेटिव सेविंग. तो हम यहाँ पर लिख देंगे स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से है? वाई एक्सिस से है. ठीक है, एंड इट रिप्रेजेंट नेगेटिव सेविंग. नेगेटिव सेविंग का मतलब हो गया ये आपका दिस वन, नेगेटिव दिस पोर्शन, जहां पर आप आपकी इनकम जो है वो कम है और आपकी कंजम्पशन जो है वो ज्यादा थी. नंबर 2 पॉइंट हमने क्या ऑब्जर्व किया? दैट इज स्लोप ऑफ सेविंग कर्व. अब स्लोप ऑफ सेविंग कर्व क्या है? पॉजिटिव स्लोप है. सो पॉजिटिव स्लोप. और पॉजिटिव स्लोप क्या इंडिकेट करता है? पॉजिटिव स्लोप हमेशा इंडिकेट करता है पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन सेविंग एंड इनकम. सेविंग और इनकम के बीच में पॉजिटिव रिलेशन जो है वो रिप्रेजेंट करता है. थर्ड पॉइंट, थर्ड जो हमने ऑब्जर्वेशन किया, दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट. सो ब्रेक इवन पॉइंट यानी S इज इक्वल टू 0, दिस वन पॉइंट, ये वाला पॉइंट. सो ये इंडिकेट ये करता है दैट कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम, यानी आपकी कंजम्पशन जो है वो आपकी इनकम के इक्वल है. यू आर नॉट सेविंग एनीथिंग. आप यू आर अर्निंग 100 रुपीज एंड यू आर कंज्यूमिंग 100 रुपीज. देयर इज 0 सेविंग. नाउ फोर्थ ऑब्जर्वेशन इज पॉजिटिव सेविंग. सो पॉजिटिव सेविंग क्या बताता है? ये बता रहा था क्योंकि आपने डायग्राम में क्या बनाया था? आपने डायग्राम में कुछ इस तरीके से बनाया था. दिस इज, ये आपका बीईपी पॉइंट था, ये आपका नेगेटिव सेविंग था. ठीक है, सो पॉजिटिव सेविंग कहाँ है? पॉजिटिव सेविंग इस ब्रेक इवन पॉइंट के अबव है. सो पॉजिटिव सेविंग क्या है? आफ्टर द बीईपी पॉइंट सेविंग इज पॉजिटिव. गॉट इट? सो आपने ये लिख दिया. सो दिस इज ऑल अबाउट इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन. नाउ इसके बाद विल मूव ऑन टू टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी. टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी, जैसा हमने टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम किया था, सेम वे टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू सेव है. सो टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू सेव भी हमारे दो तरीके से हैं. APS यानी एवरेज प्रोपेंसिटी to save, and next is MPS, that is marginal propensity to save. Got it? Now one by one हम इसको define करेंगे. So सबसे पहले हम लेंगे APS. So APS फॉर्मूला कैसे बनेगा? लास्ट में आपको S गिवन है, so S अपॉन डिवाइडेड बाय इनकम. सो S अपॉन Y आपका फॉर्मूला बन गया. सो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? इट रेफर्स टू रेशियो ऑफ सेविंग टू द corresponding level of
level of income. Got it? This is APS. So अब how we calculate APS वो अभी मैं बाद में बताती हूँ इसके आगे. पहले हम सबसे पहले MPS समझ लेते हैं, क्योंकि एक ही टेबल से फिर मैं आपको APS और MPS दोनों को कैलकुलेट करना बता दूंगी. MPS का फॉर्मूला, बिकॉज ये मार्जिनल है, होता तो S अपॉन वाई है, बट मार्जिनल कॉन्सेप्ट में आते ही वो डेल्टा S अपॉन डेल्टा वाई हो जाता है. ये मैंने आपको कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताया था. सो व्हाट इज द डेफिनेशन? इट रेफर्स टू रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग, बिकॉज यहाँ पर भी आप चेंज इन सेविंग को रिप्रेजेंट करेंगे. चेंज इन सेविंग टू चेंज इन इनकम. सो किस तरीके से हम इसको टेबल की फॉर्म में बनाते हैं? एक टेबल लेंगे और उसके थ्रू ही हम दोनों को एक्सप्लेन कर देंगे कि किस तरीके से हम APS और MPS को कैलकुलेट करते हैं. सो दिस इज योर टेबल इनकम, दिस इज कंजम्पशन, not consumption because we didn't need consumption, only saving is enough. So income is 0, 100, 200, 300, 400. So saving हमने कैसे कैलकुलेट किया था? कंजम्पशन से कैलकुलेट किया था, बट हम डायरेक्टली यहाँ पर सेविंग को ले रहे हैं. 40, 20, 0, 20 and 40. So how you will calculate APS? You know very well APS is equal to S upon Y. सो S अपॉन वाई में आपका ये तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा. नाउ दिस अपॉन दिस माइनस 20 अपॉन 100, सो यू गॉट माइनस 0.20. दिस वन इज 0, 0 अपॉन 200 करते हैं तो 0. नाउ 20 अपॉन 300 इज इक्वल टू 0.067. नाउ 40 अपॉन 400 इज इक्वल टू 0.10. दिस इज APS. Now how you will calculate MPS? because APS का फॉर्मूला S अपॉन वाई था, बट MPS का फॉर्मूला है डेल्टा S अपॉन डेल्टा वाई. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट डेल्टा S, देन डेल्टा Y, एंड देन MPS इज इक्वल टू डेल्टा S अपॉन डेल्टा Y. गॉट इट? सो डेल्टा S कैसे कैलकुलेट करेंगे? change in saving. So first saving is not defined. So -40 से -20 में कितना का चेंज है? 20 का चेंज है. then 20 change, then 20 change and then 20 change. यहाँ पे बात कर रही हूँ मैं सेविंग में. now income में not defined and then 100 का सब में चेंज है. so delta y is equal to 100. now how you will calculate MPS? MPS में this delta S upon delta y. So that is 0.20. Same 20 upon 100, 0.20. 20 upon 100, that is 0.20. Then again 20 upon 100, 0.20. तो ये सब में सेम आ रहा है. So this is the way how you will calculate MPS and APS. Got it? So now what are the important observation? हमने इस APS में क्या ऑब्जर्व किया और इस MPS में हमने क्या ऑब्जर्व किया, थोड़ा सा हम इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं. सबसे पहला पॉइंट अगर मैं बात करूं यहाँ पर APS के बारे में हमने इंपॉर्टेंट क्या पढ़ा और MPS के बारे में हमने क्या पढ़ा. फर्स्ट पॉइंट जो APS में हमने पढ़ा कि APS कैन नेवर बी 1 और मोर देन 1. बिकॉज ऐसा इसलिए होता है कि APS 1 से ज्यादा, मतलब 1 का मतलब हो गया आपकी इनकम से ज्यादा नहीं हो सकता. तो APS इज जो आपकी सेविंग है कैन नेवर बी इक्वल टू और मोर देन योर इनकम. गॉट इट? क्योंकि आपका APS, आपका जो सेविंग है वो कभी भी आपकी इनकम के बराबर नहीं हो सकता, बिकॉज कंजम्पशन कभी जीरो नहीं हो सकती, तो सेविंग आपकी इनकम के बराबर नहीं हो सकती कभी भी. सो AP फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हमने ये देखा कि APS कैन नेवर बी 1 और मोर देन 1. सेकेंड ऑब्जर्वेशन हमने देखी कि APS कैन बी 0. APS कैन बी 0 बिकॉज APS 0 हो सकता है और वो तब होता है जब आप जितना अर्न कर रहे थे, जिस पॉइंट पर जितना आपने अर्न किया उतना आपने कंज्यूम कर लिया. सो APS कैन बी 0. ठीक है. थर्ड ऑब्जर्वेशन हमने किया कि APS कैन बी नेगेटिव और लेस देन 1.
ठीक है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है एपीएस कैन बी नेगेटिव और लेस देन 1 हो सकता है, तब हो सकता है जब आपकी इनकम जो है आपकी ब्रेक विच इज लोअर देन ब्रेक इवन पॉइंट, यानी एपीएस नेगेटिव कब होता है, देयर विल, जब आपकी डिस सेविंग वाली इकोनॉमी में पोजीशन आती है, जब डिस सेविंग होता है तब आपकी एपीएस कैन बी नेगेटिव होता है, ठीक है। सो दी 3 ऑब्जर्वेशन आपने एपीएस के बारे में पढ़ी। इसके बाद एमपीएस के बारे में हमने क्या ऑब्जर्वेशन किया, एमपीएस के बारे में हमने ये ऑब्जर्वेशन किया कि इफ द एंटायर additional income is saved, अगर आपने पूरी एंटायर एडिशनल इनकम जो थी, जो चेंज इनकम थी कि पूरी की पूरी आपने सेव कर ली, तो इसका मतलब क्या हुआ कि डेल्टा सी यानी आपका जो चेंज इन कंजम्पशन है वो क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली वो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। देन एमपीएस क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1 होता है। गॉट इट। सेम वे इसका सेकेंड हम ऑब्जर्वेशन हमने क्या पढ़ा, सेकेंड ऑब्जर्वेशन ये हुआ कि इफ एंटायर इनकम, अगर एंटायर इनकम को जो है वो हम कंज्यूम कर लेंगे, कंज्यूम कर लिया आपने, जितनी एडिशनल इनकम थी, एडिशनल एंटायर इनकम जो थी वो हमने पूरी की पूरी कंज्यूम कर ली, सो डेल्टा सेविंग, चेंज इन सेविंग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो एमपीएस इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। बट अगर मैं बात करूं नॉर्मल सिचुएशन, एमपीएस जो है नॉर्मल सिचुएशन में एमपीएस 0 और 1 के बीच में ही वेरी करता है नॉर्मल सिचुएशंस में। गॉट इट। एंड देन इसके बाद इसका एक सिंपल सा छोटा सा डिफरेंस है, और इसके बाद कल की क्लास में मैं आपको ये बताऊंगी कि दोनों में रिलेशन क्या होता है, एपीएस एपीसी में, और उसको प्रूफ करके भी दिखाऊंगी। एमपीएस और एमपीसी में क्या रिलेशन होता है और उसको हम प्रूफ करके दिखाएंगे, ठीक है। कि यानी मैंने जो भी बोला एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1 होता है, वो हम प्रूफ करेंगे। नाउ एपीएस और एमपीएस में क्या डिफरेंस है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन को ही डिफाइन करेंगे कि इट रेफर्स टू द रेशियो ऑफ सेविंग टू द corresponding level of income at a point of time. And MPS क्या है, MPS is refers to ratio of change in saving to change in income over a period of time. ओके, नेक्स्ट पॉइंट में हम लिख सकते हैं कि एपीएस जो है कैन बी लेस देन 0 व्हेन देयर इज डिस सेविंग, ठीक है। लेस देन 0 यानी नेगेटिव में जा रहा था, कब जा रहा था, जब हमारी डिस सेविंग थी, यानी अपनी सेविंग को ही आप खर्च कर रहे थे। सेकेंड पॉइंट एमपीएस में क्या लिख सकते हैं, एमपीएस जो है वो कभी भी कैन नेवर बी लेस देन 0, कभी भी लेस देन 0 नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि एज चेंज इन सेविंग कैन नेवर बी नेगेटिव, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती चेंज इन सेविंग। नाउ थर्ड पॉइंट में हम इसका फॉर्मूला दे सकते हैं कि एपीएस इज इक्वल टू एस अपॉन वाई, एंड थर्ड पॉइंट में एमपीएस इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।